सिया को अब अपने फैसले पर बहुत अफसोस होने लगा। क्यों उसने इस वक्त एकांश को कॉल किया। और उसकी बदकिस्मती देखिए, फोन तो एकांश के हाथ में नहीं बल्कि कंचन जी के हाथ में चला गया। लेकिन आखिर चाहा क्या था उसने। बस इस उम्मीद में कॉल कर रही थी कि एकांश से बातें कर लेगी तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। अपने शांत शब्दों से वह उसे शीतल कर देगा, उसकी बेचैनी और दर्द को खामोशी से सुनेगा। लेकिन हुआ क्या, जल्दीबाजी में उसे जहर का घूंट दे दिया। कंचन जी के हर एक शब्द जहरीले सांपों के डंक से कम नहीं थे। उसने बहुत उदास होकर कहा, काश एकांश तुम यहाँ होते। मुझे मालूम है तुमने मुझे अपने सीने में छुपा लिया होता। काश मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं प्यार मिला होता। फिर वह घुटन के साथ खुद में ही टूट कर रोने लगी। सोफे पर सिर रखे रखे रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ एकांश अभी उसकी डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, जब मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और मेरी मदद करने को कोई तैयार नहीं हुआ तो मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया। ना किसी से बात करती ना शिकायत, ये सोचकर कि जब मैं खुद किसी से नहीं उलझूंगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी। एक दो दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, मैं भी खुद को इन सब से दूर रखकर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मुझे अपने आसपास सब कुछ बदलता हुआ सा महसूस हुआ। नमन अब पहले जैसे व्यवहार नहीं कर रहा था, बहुत नरम हो गया था। उसके साथ ही बाकी लोग भी बदल गए थे। मुझे ये सब अपने लिए ठीक लगा। धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। एक फिर दो फिर तीसरा साल गुजर गया। मेरे ग्रेजुएशन का फाइनल चल रहा था और बहुत सी चीजें बदल चुकी थी। अब मैं नमन के साथ दोस्ती में थोड़ी कंफर्टेबल हुई थी, मगर इतनी नहीं कि उसके साथ बैठकर घंटे बातें करूं। पता नहीं वह सच में इतना अच्छा था या बनने का नाटक कर रहा था। बस इतना जरूर था कि उसने मेरा थोड़ा सा भरोसा जीत लिया था। सच तो यह था कि वह मेरा आधा ही भरोसा जीत पाया था। एक दिन कॉलेज से निकलकर मैं स्टेशनरी शॉप की ओर जाने लगी, पैदल ही, क्योंकि जिस इलाके में मेरा कॉलेज था और हॉस्टल था वहाँ 5 बजे के बाद कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था। पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैं रोड के किनारे खड़ी होकर ऑटो का वेट करने लगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि कोई ऑटो मिल जाए। तभी मेरे सामने एकदम से एक ऑटो आकर रुका। मैं खुश हो गई, भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली। लेकिन अगले ही पल मेरी खुशी फीकी पड़ गई जब मैंने ऑटो के अंदर से स्वीटी और सीमा को बाहर निकलते देखा। वो दोनों मेरे सामने आई। सीमा बनावटी मुस्कान के साथ बोली, सिया तू ऑटो का वेट कर रही थी, बट यार लास्ट ऑटो तो हमें मिल गया। इसके बाद तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। चल तू भी हमारे साथ चल, स्टेशनरी शॉप ही तो जा रही है ना। मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे कैसे पता कि मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। मैं कोई सवाल करती उससे पहले ही स्वीटी बोली, हम पास वाले मॉल जा रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है, तू भी हमें ज्वाइन कर ले। उन दोनों की मीठी बातें मुझे जरा भी हजम नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों वही लड़कियां थीं जो मेरी अच्छी दोस्त होने का नाटक तो करती थी, लेकिन मन ही मन मुझसे जलती थी। मेरा हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में बेस्ट होना उन दोनों को बर्दाश्त नहीं था। फिर आज अचानक मेरी मदद करने क्यों आगे आई। मेरे दिल ने कहा, जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने बहाना बनाया, नहीं मैं आज नहीं चल पाऊंगी। लेकिन ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं भूल गई थी कि वो दोनों मेरी क्लासमेट हैं और उन्हें पता है कि आज मेरा स्टेशनरी शॉप जाना कितना ज़रूरी है। मैंने बहुत बहाने बनाए लेकिन चालाक लोमड़ियों के आगे मेरा कोई बहाना नहीं चला। चल ना यार, तू भी बहुत ड्रामा करती है। पता है ना तुझे कल वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है और तेरे पास आज रात का ही टाइम है। इस बात पर जोर देते हुए दोनों ने खींच कर मुझे ऑटो के अंदर बिठा लिया। मैं मना करती रह गई लेकिन ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया। मैं दोनों से बहस करती रही, मगर उनकी होशियारी के आगे मेरी एक ना चली। मैंने खुद को शांत किया और मन में सोचा, स्टेशनरी शॉप ही तो जाना है, जैसे ही पास पहुंचेंगे मैं उतर जाऊंगी। अब मैं चुप रही। वो दोनों आराम से गप्पे मार रही थी, मेकअप पर डबल कवर चढ़ा रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह गुस्सा चुटकी में गायब हो गया जब कुछ ही देर बाद ऑटो स्टेशनरी के पास पहुंची। मैं जल्दी से बोली, भैया गाड़ी यहीं रोक दो। मगर ड्राइवर ब्रेक लगाता उससे पहले ही सीमा ने उसे इशारा किया और ड्राइवर ने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। मैं गुस्से में चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम लोग। देखो मुझे यहीं उतार दो, मुझे तुम दोनों के साथ कहीं भी नहीं जाना। मगर मेरी इस चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों मुझ पर हंसने लगी। कुछ नहीं सिया, रिलैक्स रहे। मैं भी चुप नहीं बैठी, दोनों पर चिल्लाती रही। ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, मगर वह जैसे
अपने कान बेच कर बैठा हो। ज्यादा चिल्लाने से मेरी हालत खराब होने लगी। गला बुरी तरह से बैठ गया और खांसी आने लगी। स्वीटी ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और बोली, ले थोड़ा पानी पी ले। पहले तो मैंने गुस्से में झटक दिया, लेकिन गला सूखने और सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मजबूरन बोतल ले ली। मैंने उसमें का पानी पी लिया। पानी का स्वाद अजीब था, जैसे कोई ड्रिंक हो। मुझे उसका टेस्ट समझ नहीं आया, लेकिन गले के दर्द से राहत पाने के लिए मैंने सब पी लिया। अब ऑटो स्टेशनरी के सामने नहीं रुका। मॉल भी गुजर गया। मेरा गुस्सा फिर से उबल पड़ा और साथ ही मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आंखों के सामने चीजें दो दो दिखने लगीं। सामने बैठा ड्राइवर, स्वीटी, सीमा, सब धुंधले धुंधले लगने लगे। सड़कें पीछे छूट रही थीं और मुझे लगने लगा कि मैं उड़ रही हूँ। कुछ देर बाद मेरी आंखें बंद हुई और जब खुली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सुनसान जगह पर पार्टी की तैयारी की गई थी। मैं खुद को पूरी तरह से नशे में महसूस करने लगी। उन दोनों ने मुझे ऑटो से खींचकर बाहर निकाला और आगे ले गईं। मैंने देखा वहां उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ नमन भी मौजूद था। आसपास का माहौल, वो शैतानी मुस्कानें, सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। दिल ने गवाही दी, अब मैं फंस गई हूँ फंदे में। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरी उस हालत को देखकर भी उन दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं गिरने ही वाली थी कि नमन ने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आसपास देखा तो सब तरफ अंधेरा होने लगा था। दूर दूर तक झाड़ झंकाड़ और जंगल फैला था। सब कुछ डरावना लग रहा था। अब तक स्वीटी और सीमा ने मेरे साथ जो भी किया, उन पर से मेरा आखिरी भरोसा भी उठ चुका था। नमन को पास पाकर मेरे मन में एक उम्मीद उठी। वह भी तो मेरा दोस्त है ना। इतने सालों से हर पल मेरी मदद करने के लिए तड़पता रहता है। आज मैं उससे मदद मांगूंगी तो वह जरूर मुझे सुरक्षित हॉस्टल पहुंचा देगा। इस उम्मीद में मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वह अपनापन दिखाते हुए बोला। नमन, देखो ना ये लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं, और उस ड्रिंक में क्या मिला हुआ था? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपना होश गंवाती जा रही हूँ? मुझे नशा चढ़ रहा है। मैं उसकी कलाई पकड़कर उनसे शिकायत करने लगी। मुझे क्या पता था कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है सिया, नमन बोला। ये लोग बस तुम्हारे साथ बदमाशी कर रहे थे। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, वह अपनेपन के साथ बोला। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। ठीक है नमन, देखो ना, मैंने इन लोगों पर भरोसा किया, फिर भी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। प्लीज तुम ऐसा मत करना। सालों की दोस्ती है हमारी। बहुत भरोसा है मुझे तुम पर। प्लीज मुझे घर छोड़ दो, वह उसकी कलाई पकड़े हुए बोली। नमन ने डेबिल स्माइल के साथ अपने दोस्तों की ओर देखा। उन सभी की आंखों में भी शैतानियत चमक रही थी। वह कार की ओर बढ़ा और अपने दोस्तों से बोला, जब तक तुम सबकी जुबान बंद रहेगी तुम जिंदा रहोगे। जानते हो ना, मेरे खिलाफ बोलने वाले का कोई अता पता नहीं मिलता। उसकी धमकी से सब सहम गए। नशे में होने के बावजूद मुझे उसकी ये बात साफ सुनाई दी थी। उसने मुझे पिछली सीट पर बिठाया और सब कुछ सुनने के बाद भी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे शरीर का हर पुर्जा ढीला पड़ चुका था। इसके बाद जब मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे नहीं पता चला कि वह मुझे कहाँ ले गया, क्या किया। मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह जब आंखें खुली तो मैंने अपनी बर्बादी का मंजर देखा। मैं जख्मों से लिपटी अधमरी सी बिस्तर पर पड़ी थी। दर्द इतना गहरा था कि उठकर बैठ भी न सकी। बस लेटे लेटे अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। स्वीटी और सीमा ने मुझे नमन तक पहुंचाया था और आखिरी बार मैं उसके साथ ही थी। मतलब ये सब उसी ने किया। यही है उसका असली चेहरा। बहुत कोशिश की याद करने की, मगर मुझे रात का कुछ भी याद नहीं आया। बस उसका परिणाम मैं अब भुगत रही थी। इसके आगे के शब्द एकांश को कुछ ज्यादा धुंधले नजर आए, क्योंकि उन पर सिया के खूनी आंसू गिरे थे और वह हिस्सा जलकर काला हो चुका था। आगे के पन्ने पलटे तो कुछ शब्द साफ हुए। मैं 24 घंटे तक इस तरह पड़ी रही, मगर उस कमरे में कोई नहीं आया। कमरा कबाड़ खाने जैसा था। बेड और टूटी फूटी कुर्सियों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। भूख, प्यास और थकावट से हालत खराब हो गई। किसी तरह खुद को घसीटते हुए उठी। खड़ा होना आसान नहीं था, पर दिल में बस एक ही बात थी, यहाँ से बाहर निकलना है। किसी तरह अपने कपड़े ढूंढे, खुद को ठीक किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। तभी मेरा फोन बजा। कदम रुक गए। मैंने देखा बेड के नीचे मेरा फोन और पर्स गिरा हुआ है।
शायद जब वह मुझे यहाँ लाया था तभी गिरा होगा। मैंने फोन उठाया, पापा का कॉल था। वह मुझे 40 बार कॉल कर चुके थे। दिल में दर्द उठा, आंखों में आंसू आ गए। तुरंत कॉल लगाया। सोचा सब बता दूंगी, वह नमन को छोड़ेंगे नहीं। मैंने जैसे ही कॉल डायल किया उसी वक्त सामने से एक कॉल आया। सोचा पापा होंगे। बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर लिया। हेलो पापा। मैं रो पड़ी। लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में जो आवाज़ गूंजी उसने मुझे बर्फ की तरह जमा दिया। ड्रामा बंद करो, अपने पापा को बताने जा रही थी ना। वह आवाज़ थी नमन की। उसकी डरावनी टोन से लगा जैसे वे मेरे सामने खड़ा हो। मैं डर गई। मैं उससे चीखना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, मगर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वह बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? जब भी मुंह खोलने की सोचो, सोच समझ कर खोलना। जिसे भी तुमने इन सब के बारे में बताया वह अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। तुम भी नहीं। चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी। ये उसके शब्द नहीं थे। ये वह जहर था जिसने मेरी हिम्मत, मेरी आत्मा तक को मार दिया। मैं यहीं नहीं रुका। पुलिस के पास जाओगी, अपने बाप के पास जाओगी, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोशिश करके देख लो। साथ में मरने के लिए भी तैयार रहना, और अपने बाप को मरते हुए देखने के लिए भी। उसकी बातें सुनकर मैं कांप गई। उस हैवान ने मुझसे मेरी आवाज ही छीन ली थी। मैं कमरे में चीखती रही, चिल्लाती रही, उसे गालियां देती रही, मगर वहां मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकली। बाहर आई तो पता चला चारों तरफ घना जंगल था। यह कमरा फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बना एक पुराना रूम था। किसी तरह मैं जंगल से बाहर निकली और अपने हॉस्टल पहुंची। मेरी चाल कछुए जैसी थी, इसलिए हॉस्टल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वॉचमैन ने पूछा कहाँ गई थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, फ्रेंड के घर। उसने अंदर आने दिया। मैं चुपके से अपने कमरे में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन वहां भी उसकी धमकी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दरवाजे पर एक पर्चा चिपका था, चुप रहोगी तो जिंदा रहोगी। सिर्फ वही नहीं, मिरर पर, बेड पर, बाथरूम के अंदर, यहाँ तक कि अलमारी में भी उसने अपनी शैतानियत के निशान छोड़ दिए थे। मैं इतनी डर गई थी कि अपनी ही सांसों से डर लगने लगा। मुझे चुप रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता समझ नहीं आया। मुझे सबूत नहीं चाहिए था। मैं देख चुकी थी कि वह कितना बड़ा हैवान है, क्या कर सकता है। मुझे याद आया, एक बार कॉलेज में किसी ने उसे कुछ कह दिया था तो उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था, और जो उसके सपोर्ट में खड़े हुए उन्हें भी उसने नहीं छोड़ा। और फिर वह लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। मैं इस बात का एक और सबूत बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब मुझ में जान ही बाकी नहीं थी। मैंने सोच लिया पहले खुद को संभाल लूं, फिर देखूंगी क्या करना है। इसके आगे पढ़ने से पहले ही एकांश ने गुस्से में डायरी बंद कर दी, क्योंकि अब वह सब जान चुका था। वो सच्चाई जो सिया की आत्मा को हर रोज जलाती थी। वह अपना आपा खोकर डायरी लेकर कमरे के अंदर गया। उसने लाइटर लिया और डायरी को सुलगा दिया। तब तक उसे पकड़े रखा कि जब तक वह आधे से ज्यादा जल नहीं गई। उसकी आंखें अंगार बोल रही थीं, दिल में ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने खुद से कहा, सिया का दर्द, उसके जख्मों का मैं गवाह हूँ। उसके दर्द को जानने का हक सिर्फ मुझे है। अब मुझे उसके दर्द को नहीं मिटाना, बल्कि दर्द देने वाले का नामो निशान मिटा देना है। उसकी रग रग में बारूद भड़कने लगा। उसने डायरी को पूरी तरह राख होते देखा और कहा, मैं इसे नहीं जलाता, लेकिन इसमें मेरी सिया के खुले जख्मों के निशान हैं। दुनिया को दिखाकर मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा। उसके गुनहगार को तो सजा होगी, मगर कहीं भी सिया की बदनामी नहीं होने दूंगा। फिर उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। सिया, बहुत जल्द आ रहा हूं मैं। दूसरी तरफ सिया अभी इस तरह सोई हुई थी, और अकादमी से लगभग 100 कदम दूर एक कार खड़ी थी, जिसके बोनट पर बैठा कोई शराब पी रहा था। अपनी हार का जख्म वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बोतल सड़क पर पटक दी और गुस्से में चीख कर कहा, सिया, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज सिक्योरिटी ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन ज्यादा दिन तुम खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। आज रात सुकून की नींद ले लो, तुम्हारा कल मैं काली रात बना दूंगा। उसके दिमाग में पागलपन था और आंखों में सिर्फ सिया के लिए नफरत। वह शराब पीता हुआ पूरी रात वही बोनट पर बैठा रहा और गुस्से भरी निगाहों से सिया की खिड़की को घूरता रहा। खिड़की अंदर से बंद थी। उसके दिमाग में अगली रात के लिए एक शैतानी खिचड़ी पक रही थी। अगली सुबह, अरे तुम यही सो गई? रिद्धि ने उसे सोफे पर पड़ा देख हैरानी से कहा। उसके सवाल के साथ ही सिया की आंख खुली। उसने उम्मीद से इधर उधर देखा। आंखों में सवाल था
कि क्या एकांश आ गया। जवाब में उसे खालीपन मिला। भीगी पलकों के साथ वह बाथरूम में चली गई। फिर रिद्धि के साथ तैयार होकर वह ट्रेनिंग के लिए चली गई। आज ट्रेनिंग में उसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई गईं और कई नोट्स तैयार करवाए गए। ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी, मगर फिर भी वह उदास थी। रात का डर अभी भी उसके मन में था। कंचन जी की कड़वी बातें उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। अगर तूने मेरे बेटे के नजदीक जाने की कोशिश की तो अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। ये शब्द उसकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। इसी वजह से उसका ध्यान ट्रेनिंग में भी नहीं लग पा रहा था। कैंडिडेट सिया, ध्यान कहाँ है आपका? अपने टारगेट पर फोकस रखिए। सर के गुस्से पर वह हड़बड़ा गई। सॉरी सर, कहकर उसने दोबारा फोकस के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। शाम को जब वह ट्रेनिंग खत्म करके अपने रूम में लौटी तो वहाँ उसके लिए नया सदमा तैयार था। उसकी रूममेट लौट आई थी, इसलिए रिद्धि को उसके कमरे में रहने की परमिशन नहीं मिली। और जब सिया ने अपनी रूममेट को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि स्वीटी थी। वही स्वीटी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ निभाया था। रिद्धि ने देखा कि सिया स्वीटी को देखकर डर रही है, तो उसने कहा, सिया तुम फिक्र मत करो, मैं अभी सीनियर से बात करती हूँ, तो मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना। हिम्मत देकर मैं वहां से चली गई और उसके जाते ही स्वीटी इतराते हुए सिया के सामने आई। हाय सिया, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। सुना है उस रात के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? नमन के साथ बहुत एंजॉय किया था ना? वह जोर से हंसने लगी। सिया को गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो स्वीटी? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? स्वीटी सिया की ओर करीब आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुम नमन को पसंद आ गई। वो पागल है तुम्हारे पीछे, ढूंढ रहा है तुम्हें, और अब उसने मुझे भेजा है। चलोगी मेरे साथ? यह सुनकर सिया के रेंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं मैनेजमेंट को यह सब बता दूंगी। इस बार स्वीटी ने अपना रंग बदलते हुए कसकर उसका गला पकड़ लिया और बेड पर गिरा दिया। उसकी आंखों में झांक कर धमकी दी, सोच लो सिया, मेरा नाम तुम्हारे होठों तक आया तो उससे पहले ही तुम्हारे पापा और चाची के बच्चे दुनिया से बाहर चले जाएंगे। ये सुनकर सिया के हाथ ढीले पड़ गए। अब वह खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। स्वीटी ने उसे यूं ही छोड़ दिया और बोली, तुम्हें मारकर मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस अपना काम करने आई हूँ। वह अपने साइड के बेड पर जाकर बैठी और कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। सिया एकदम चुपचाप उठकर बैठ गई। उसके दिमाग में भूकंप आया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। स्वीटी की नज़रों से बचकर उसने एकांश को कॉल करने की कोशिश की। उसका फोन स्विच ऑफ था। रिद्धि का मैसेज आया कि मैनेजमेंट रूम चेंज करने को तैयार नहीं है, तुम्हें आज रात अपने कमरे में ही रहना होगा। सिया का मन हुआ कि वह सिक्योरिटी से जाकर बात करे, लेकिन कैसे जाए? अगर उसने किसी को भी ये सब बताया तो नमन उसके पापा या चाचा के बच्चों को टारगेट करेगा। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह बार बार एकांश को कॉल लगाती रही, क्योंकि वही उसकी उम्मीदों की आखिरी किरण था। बेचैनी में वह खिड़की के पास जाकर टहलने लगी, बार बार बाहर झांक रही थी। हमेशा उसकी आंखों को सुकून देने वाला वह नजारा आज उसे जरा भी नहीं भा रहा था। अचानक स्वीटी उसके सामने आकर बोली, चलो। सिया घबरा गई। कहाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। उसके इनकार करने पर स्वीटी ने एटीट्यूड बदलकर कहा, चुपचाप चलो, वरना तुम्हारी चाची की बेटी जो ट्यूशन से लौट रही है ना, वो घर तो लौटेगी, मगर 1 महीने बाद, तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट होकर। ये सुनते ही सिया के रेंगटे खड़े हो गए। उसने घृणा भरी नजरों से स्वीटी को देखा। दिल हुआ कि अभी उसी वक्त उसे 2-4 थप्पड़ मारे। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने खड़ी स्वीटी की आंखों में इतनी नफरत थी कि जैसे वो किसी इंसान की नहीं, किसी जहरीले नागिन की नजरें हो। सिया ने पीछे हटते हुए कहा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती स्वीटी। अगर तुमने उन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्वीटी मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जहर टपक रहा था। ओह सिया, अब तुम धमकी दोगी मुझे? वह धीरे धीरे उसके करीब आई, उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें बहुत वक्त लगा ना? अब देखना तुम्हारा हर कदम कैसे मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती हूँ। सिया ने उसे धक्का दिया और चीखने ही वाली थी कि स्वीटी ने फौरन उसका मुंह दबा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं।
एक आवाज निकली ना तो अगली कॉल तुम्हारे घर जाएगी, समझी? सिया के अंदर डर और गुस्से की जंग छिड़ गई थी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वीटी ने उसका हाथ मरोड़ दिया। चलो मेरे साथ, वरना जो कहा है वही होगा। सिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो आखिर? स्वीटी की आंखों में नशे और पागलपन का मिश्रण था। मैं क्या चाहती हूँ? बस इतना कि तुम वापस नमन के सामने झुको, वो तुम्हें अपनी बना ले, बस। और अगर नहीं मानी तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई सुबह नहीं बचेगी। सिया ने डर के बावजूद आंखों में सीधे देखकर कहा, मैं कभी उसके सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। ये सुनते ही स्वीटी का चेहरा तमतमा गया। उसने सिया के बाल पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। सिया का सर टकराया और वह दर्द से करा उठी। लेकिन उसी पल दरवाजे की ओर किसी के कदमों की आहट आई। स्वीटी घबरा गई। वह फौरन पीछे हटी और अपने बाल ठीक करते हुए बोली, अरे सिया, गिर कैसे गई तुम? मैं तो बस मजाक कर रही थी। दरवाजा खुला, रिद्धि अंदर आई। सिया के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सब ठीक है ना? उसने पूछा। सिया ने आंखों के कोने से स्वीटी की ओर देखा। स्वीटी मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, सब ठीक है, सिया ने मुश्किल से कहा और मुंह फेर लिया। रिद्धि को कुछ शक तो हुआ, मगर उसने और कुछ नहीं पूछा। वह बोली, मैनेजमेंट मान गया है, कल से तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो सकती हो। बस आज की रात यहीं गुजारो। सिया ने राहत की सांस ली, पर उसका दिल अभी बेचैन था। रिद्धि के जाने के बाद स्वीटी ने खिड़की बंद कर दी और बोली, एक रात काफी है सिया, तुम्हें तो याद रहेगा नमन का गुस्सा। उसके लहजे में ठंडक थी, जैसे कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला हो। सिया उस रात पूरी तरह जागती रही, कभी खिड़की की तरफ देखती, कभी दरवाजे की ओर। हर सरसराहट, हर आवाज उसे डराने लगी थी। रात के 2 बजे बाहर किसी की कार रुकने की आवाज आई। सिया का दिल उछल गया। उसने खिड़की से झांका। वही काली कार, वही परछाई जो हर रात उसके सपनों में उसे डराती थी। स्वीटी ने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। आ गया ना? अच्छा, सिग्नल दूं? सिया के कानों ने जैसे आग पकड़ ली। वह धीरे धीरे पीछे हटी, अपने फोन की ओर भागी। पर तभी स्वीटी ने उसके सामने आकर दरवाजे को लॉक कर दिया। अब तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। सिया की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटती गई, लेकिन स्वीटी आगे बढ़ रही थी। तभी बाहर से खिड़की पर किसी ने हल्की दस्तक दी। सिया ने डरते हुए नजरें उठाई और उसके होठों पर सिहरन दौड़ गई। वह वही था, नमन। उसकी आंखों में हवस, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह खिड़की के बाहर से झांक रहा था, जैसे अपनी शिकार को देख रहा हो। सिया की आंखों से डर के आंसू बह निकले। स्वीटी ने खिड़की की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अब खेल शुरू होता है। नमन ने सिया को शैतानी नजरों से देखा और स्वीटी से कहा, यहाँ नहीं, बाहर। स्वीटी मुस्कुराकर बोली, ओके, और सिया के नजदीक आ गई। सिया अपने बचाव में कुछ करती उससे पहले ही स्वीटी ने अपनी जेब से एक छोटा सा बोतल नुमा बॉक्स निकाला और उसके मुंह पर कुछ स्प्रे किया। जैसे ही उस स्प्रे की गंध सिया की नाक में गई, वह बेहोश होकर पीछे गिरने लगी। स्वीटी ने उसे बेड पर धकेल दिया। नमन आगे आया और उसने सिया को अपने कंधे पर उठा लिया। खिड़की के रास्ते वह दोनों उसे लेकर वहां से गायब हो गए। एक पुरानी अंधकार में डूबी हवेली के बाहर एक कार रुकी। पैसेंजर साइड से स्वीटी बाहर निकली। नमन भी ड्राइविंग साइड से उतरा और पिछली सीट पर बेहोश पड़ी सिया को अपने कंधे पर फिर से उठा लिया। वह बंगले के अंदर जाने लगा। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। उन दोनों के बढ़ते कदमों की आहट पूरे बंगले में गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी भयानक बन गया था। स्वीटी ने कमरे का गेट खोला। नमन अंदर दाखिल हुआ और उसने बेड पर सिया को लिटा दिया। वह अपनी लालची निगाहों से उसे सिर से पांव तक देखने लगा। स्वीटी बेचैन होकर बोली, तुम्हारा काम हो गया ना? ये आ गई तुम्हारे पास? अब प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। अब नमन का ध्यान उसकी ओर गया। उसने तीखी नजरों से उसे देखा और किसी को कॉल किया। उसे छोड़ दो। फिर स्वीटी की आंखों में देखकर बोला, लो, आजाद हो गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लेकिन याद रहे, मुझे होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मौत से यारी करवानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, स्वीटी घबरा गई। नहीं नमन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, तुमसे धोखा कैसे कर सकती हूँ? मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर वह वहां से चली गई। नमन की बेशरम बेलिहाज नजरें फिर से सिया के बदन पर फिसलने लगी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने मुंह बिगाड़ लिया और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कॉल रिसीव किया।
क्या है डैड, क्यों परेशान कर रहे हो? उसने इरिटेट होकर कहा। उधर से कड़क आवाज आई, तुम बताओ क्या कर रहे हो? पता चला है कि तुमने स्वीटी के बॉयफ्रेंड को किडनैप किया था और उसे कुछ करने के लिए मजबूर किया। नमन बेपरवाही से बोला, हाँ किया तो। मुझे एक लड़की चाहिए थी, इसलिए स्वीटी को जरिया बनाना पड़ा। दूसरी ओर आवाज और कठोर हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मालूम भी है तुम बार बार अपनी बेवकूफियों से मेरा करियर दांव पर लगा देते हो। बस अब आप लेक्चर मत देना। वह उनकी बात काट कर आगे बोला, लेकिन उससे पहले ही उसके डैड गरजे, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, बस चेतावनी दे रहा हूँ। अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखो। अगर खुद को संभालना इतना ही मुश्किल हो रहा है तो शादी कर लो। क्यों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? सोच लेना, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई और मेरे चेहरे पर दाग लगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें सजा होने से रोकूंगा भी नहीं। जिस पर नमन ने ठंडे स्वर में कहा, ओके, जो करना है कर लो, मुझे अपना काम करने दो। उसने कॉल कट किया और शैतानियत से मुस्कुराया। वह सिया की ओर पीट करके खड़ा हुआ था। आज सिया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पिछली बार वो बेहोशी में थी, आज उसे होश में लाकर उसके साथ खेलूंगा। मजा आएगा। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल फैल गई, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फैल गईं। बेड पर सिया नहीं थी। सिया को बिस्तर से गायब देखकर नमन का मूड तुरंत सत्यानाश हो गया। सिया, कहाँ हो तुम? यहाँ से भागने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा सकती। वह गुस्से में बौखलाकर चीखने चिल्लाने लगा। भाई सिया रूम से निकलकर कॉरिडोर की तरफ भाग रही थी। कॉरिडोर में चारों तरफ अंधेरा था। उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बस कुछ पिलर दिख रहे थे जिनसे वह लड़खड़ाकर टकरा रही थी और कुछ पिलर से सहारा ले रही थी। नमन की आवाज चारों तरफ गूंजी, सिया मेरी जान, कहाँ भाग कर जाओगी? गेट में ताला लगा है। तुम बस भटकती रह जाओगी इस बंगले के अंदर ही, बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओ। इसी के साथ सिया को अपने कदमों की आहट उसके पीछे सुनाई देने लगी और वह तेज भागी। आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ दीवारें चांद की हल्की रोशनी में फीकी सी नजर आ रही थीं। दौड़ते दौड़ते उसे सामने सीढ़ी दिखी। सीढ़ी चढ़ते हुए उसके दिमाग में एक अजीब सी याद आई। ये जगह उसने पहले भी देखी थी, सपनों में। कुछ बदलाव थे, पर जगह की झलक वही थी। सीढ़ी चढ़कर वह छत पर पहुंची। ऊपर खुला आसमान था और छत के नीचे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में अब चीजें कुछ साफ दिखने लगी। वह छत के बॉर्डर के पास गई और नीचे झांका। नीचे गहरा अंधेरा था, पेड़ पौधे, बॉर्डर और न जाने क्या क्या। कूदने के ख्याल से ही उसकी रूह कांप उठी। अंतरात्मा ने कहा, सोचना भी मत। अगर तू यहाँ से नीचे कूदेगी तो हड्डियों का क्या होगा? जिंदा भी नहीं बचेगी। तभी नीचे से नमन की शैतानियत भरी आवाज आई, सिया चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। तुम जितना मुझे परेशान करोगी, आज की रात तुम्हारे लिए उतनी ही दर्दनाक होगी। मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ, वरना आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसकी धमकी ने सिया की सांसें थाम कर रख दी। रेंगटे खड़े हो गए। उसने छत के बॉर्डर को काटते हुए हाथों से पकड़ लिया था। उसका अंतर्मन बार बार उसे नीचे कूदने को कह रहा था, लेकिन दिमाग इंकार कर रहा था। दिल ने कहा, नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। तू पहले ही गलती कर चुकी है। अपने दर्द और गुस्से में डूबकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसमें एक मासूम की जिंदगी चली गई। भूल गई क्या? तूने अपनी ही कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया था। इन आवाजों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। पैर और कमजोर हो गए। तभी सीढ़ियों की दिशा से नमन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सिया का डर और भी गहरा हो गया। नमन ने जैसे ही उसे देखा, लालची नजरों से कहा, पसीना मेरी बुलबुल। वह धीरे धीरे करीब आया। सिया बॉर्डर से चिपकी रही। उसने नमन को कुछ दूरी पर आने दिया, फिर झटके से दूसरी ओर भागना चाहा ताकि वह सीढ़ियों से नीचे उतर सके। मगर बदकिस्मती से नमन को उसका प्लान समझ आ गया। मुझसे हो सियारी। उसने लपक कर सिया की कलाई पकड़ ली। सिया गिरने टिपने की हालत में अपनी कलाई छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी नमन ने जोर से उसे अपने पास खींचा और उल्टा जाकर उसके गाल पर मारा। सिया इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वह छत के बॉर्डर से टकराई। दोनों हाथों में चोट लगी। दर्द से सिकुड़ते हुए वह झुक गई। तभी नमन और भी करीब आया। उसने उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया।
सिया रोते रोते बोली, नमन प्लीज छोड़ दो मुझे। तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। अब तो चैन से जीने दो मुझे। लेकिन नमन पर उसकी आवाज का असर नहीं हुआ। वह अपने ही हैवानपन में पागल हो चुका था। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है तू। वह और भी नजदीक आया और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। सिया पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर दोनों हाथ घायल होने के कारण वह कमजोर थी। वह बार बार कराती और चिल्लाती रही, प्लीज नमन, छोड़ दो, जाने दो। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। नमन अपना होश खो चुका था। उसने सिया के सर को पकड़ लिया, बाल मरोड़कर उसे अपने चेहरे के पास खींचा। उसकी बेशरम नजरें सिया के होठों पर टिक गईं। सिया जी जान लगाकर संघर्ष कर रही थी, पर नमन की नसेबाजी और ताकत के सामने वह कमजोर पड़ने लगी। वह जबरदस्ती उसे किस करने ही वाला था कि पीछे से किसी ने नमन के बाल कसकर पकड़े और घसीटते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। नमन की आंखें दर्द से सिकुड़ गईं। हमलावर का चेहरा देखते ही उसे दाहिने गाल पर जोर का मुक्का पड़ा। सिया नमन के हाथों से छूट चुकी थी और दूर खड़ी होकर उसने देखा कि उसे कौन बचा रहा है। अभी तक नमन संभला भी नहीं था कि एक और जोरदार पंच उसके पेट पर लगा। एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली, साथ ही एक लात भी पड़ी और वह दर्द से तड़पता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। सिया की नजर सामने खड़े शख्स पर गई। डर झटक गया और फिर राहत भरी मुस्कान आ गई। सामने कोई और नहीं बल्कि एकांश खड़ा था। वह भी गुस्से में उबल रहा था। सिया तुरंत दौड़ी और एकांश के सीने से लिपट गई। एकांश कुछ नहीं बोला। गुस्से में उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने सिया का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। नमन की उंगलियों के निशान उसके दाएं गाल पर साफ नजर आ रहे थे और होंठ के बाएं कोने से खून रिस रहा था। यह देखकर एकांश की आंखें रक्त रंजित हो गईं। नफरत उसकी भरी हुई थी। नमन दर्द से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से में गरजा, कौन है वे तू? उसने एकांश को धमकाया। जिंदगी प्यारी है तो हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे भी मार दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही एकांश ने उसके जबड़े पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि खून के छींटे उसके मुंह से छिटके। नमन मुंह के बल फर्श पर गिरा। एकांश के हद पार गुस्से ने सिया को भी हिला दिया। पर अब डर और नहीं, अब सुकून था। लेकिन नमन के लिए आज की रात बहुत भारी थी। एकांश के हाथों से मार खाकर मुंह के बल गिरने के बाद नमन उठने की कोशिश करने लगा। वहीं एकांश उसे खूनी आंखों से घूर रहा था। उसने सिया की ओर देखा, जो अभी भी डरी हुई लग रही थी। वह आसपास देखने लगा। उसे छत के कोने में कुछ लोहे के पाइप और लकड़ियों के टुकड़े भी नजर आए। वह वहां गया और एक मजबूत लोहे का पाइप उठाकर सिया के पास आया। उसके हाथ में पाइप थमाते हुए बोला, मारो इसे। सिया हैरानी से उसे देखती रही। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह सहम कर गर्दन हिला रही थी। एकांश ने लाल आंखें दिखाते हुए सिया से कहा, मैंने कहा मारो, ऐसे बदल लो अपना बदला। याद करो इसने तुम्हारा क्या हाल किया था। आज वे सारे जख्म वापस लौटा दो। वह बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया। सिया सिकुड़ गई। एकांश के गुस्से से वह बहुत डर गई थी। वह पहली बार उसके इस रूप को देख रही थी और ये सब देखकर नमन हंसते हुए उठने लगा। उसने सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह मुझे क्या मारेगी? अभी अगर तुम ना आए होते तो मैं इसे मार डालता। यह सुनकर सिया के दोनों हाथों की मुट्ठियां बन गईं। वहीं एकांश का खून उबल उठा। चुप बे साले! गुस्से में दहाड़कर एकांश ने नमन के जबड़े पर लात मारी। वह लुढ़क कर गिर पड़ा। उसी समय वहां स्वीटी की आवाज सुनाई दी। एकांश और सिया ने सीढ़ी की ओर देखा। नमन की नजर भी बही गई। स्वीटी खड़ी थी और आंखें फाड़कर नमन को देख रही थी। फिर अचानक घबराकर वह नमन के पास आई और उसे उठाने लगी। नमन, तुम ठीक हो ना? उसने नमन को संभालते हुए गुस्से में एकांश की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नमन पर हाथ उठाने की? जानते हो ये किसका बेटा है? उसके मुंह से यह सुनकर भी एकांश के चेहरे का एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ। उसने सिया की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी बर्बादी की असली जड़ यही है ना स्वीटी? सिया ने टपकती हुई आंसुओं के साथ गुस्से भरे स्वर में कहा, हाँ यही है। यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरी बर्बादी की पहली सीढ़ी। बस इतना सुनते ही एकांश आगे बढ़ा। उसने पहले तो स्वीटी को खींच कर चाटा मारा। उसका चाटा इतना जोरदार था कि स्वीटी के दोनों कानों के साथ दिमाग भी सुन पड़ गया। इसके साथ ही आकाश ने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली और सिया को देखकर जोर से गरजा, सिया, मारो इन दोनों को। उसकी इस क्रिया को देखकर सिया भी सदमे में थी। फिर भी एकांश ने कहा,
मैंने कहा, मारो इन्हें। उसकी दहाड़ सुनकर स्वीटी के रेंगटे खड़े हो गए। अब सिया के हाथ भी पाइप पर थे। वह आगे बढ़ी और कसकर उस पाइप से सबसे पहले स्वीटी की कमर पर मारी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मजा आया ना तुम्हें मुझे मेरी बर्बादी के दलदल में धकेल कर। फिर वह नमन की ओर मुड़ी और उसके सिर पर भी जोरदार वार किया। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। स्वीटी छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे सिया प्लीज, यह सब मैंने मजबूरी में किया था। लेकिन उसने पूरा जोर लगाकर भी खुद को एकांश के हाथों से नहीं छुड़ा पाई। अब सिया का गुस्सा भी चरम पर था। वह दोनों को पीटने लगी। उसने कसकर एक पाइप स्वीटी की टांगों पर मारा। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। एकांश ने उसे छोड़ दिया। वह सिया को देखने लगा, जो गुस्से में अपना आपा खो चुकी थी और नॉन स्टॉप दोनों को पीट रही थी। गुस्से में सिया को खुद पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों को कहाँ और कैसे मार रही है। बस मार रही थी। नमन को देखते ही उसके सारे पुराने जख्म ताजा हो गए। स्वीटी को देखकर उसे अपनी एक एक बर्बादी याद आने लगी। पूरे शरीर में लगे जख्मों का दर्द वह अपने अंदर महसूस कर रही थी। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वह कहती स्वीटी पर डंडे बरसाती रही। स्वीटी, तुम तो एक लड़की थी ना, फिर भी तुमने ये सब किया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसने गुस्से में कहा। फिर वह नमन की ओर मुड़ी। और तुम हैवान जानवर, आज तुम भी जानोगे कि चोट लगती है तो दर्द कैसा होता है। इसके साथ ही उसने नमन के ऊपर ऐसा वार किया कि नमन को लगा कि जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि चारों ओर गूंज उठी। यह सुनकर स्वीटी को लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसने कसकर अपने कान दबा लिए और डरी हुई नजरों से सामने देखने लगी। सामने सिया का पागलपन देखकर उसे अपनी मौत नजरों के सामने दिखने लगी, जो अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। नमन को इतनी मार खाने के बाद हिलने डुलने की भी ताकत नहीं रह गई थी। वह बस अधमरा पड़ा हुआ था और छटपटा रहा था। पहली बार सिया अपना मानसिक संतुलन लगभग खो बैठी थी। उसे उनके किए सबने अंदर तक तोड़ दिया था। उन दोनों की वजह से वह हर पल मौत के करीब पहुंच चुकी थी। एक वक्त ऐसा आया जब उसने खुद को मिटा देने की कोशिश की थी, तो आज वह उन्हें कैसे माफ कर सकती थी? एकांश भी हाथ बांधे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने रोकने की कोशिश तक नहीं की। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी दोनों को। तुम लोग जीने के काबिल ही नहीं हो। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उतना ही उन पर वार कर रही थी। उसका ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। इससे पहले कि वह उन दोनों को मौत के करीब पहुंचा पाती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह खुद ही फर्श पर गिर पड़ी। एकांश आगे बढ़ा और उसने उसे थाम लिया। 3 घंटे बाद सिया की आंखें खुली। आंखों के सामने सबसे पहले एकांश दिखाई दिया, जो बहुत ही सावधानी से उसके जख्मी कलाई पकड़कर धीरे धीरे उन पर दवा लगा रहा था। उसके स्पर्श से सिया का दिल कुछ ठंडा सा हो गया। उसने चारों तरफ निगाहें घुमाई। कमरा अलग था, एक अलग ही रूम में थी वह। एकदम से उसे नमन याद आया, उसकी हैवानियत और स्वीटी भी। फिर उन दोनों की वह हालत जो उसने की थी, उन दोनों को मारकर। वह खुद से डर गई और अचानक से बैठ गई। एकांश के सीने से चिपकते हुए बोली, सॉरी, मैं गुस्से में पागल हो गई थी। क्या वह दोनों मर गए? क्या मैंने उन्हें मार दिया? वह डर के मारे कांप रही थी। उसके सीने को तब राहत मिली जब उसने अपने इर्द गिर्द एकांश की बाहें कसकर महसूस की। उसने अपने कान के नजदीक एकांश के होंठों की फुसफुसाहट महसूस की। कुछ नहीं हुआ, वह दोनों जिंदा हैं और वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। यह सुनकर सिया सुकून से फिर एकांश के सीने से लिपट गई, मगर वह देख नहीं पाई कि इस वक्त एकांश के चेहरे का एक्सप्रेशन कितना खतरनाक था। एकांश ने डेविल स्माइल के साथ मनी मन कहा, सिया, तुमने तो उन्हें सजा दी, बट जो कुछ भी उन दोनों ने तुम्हारे साथ किया, उसकी असली सजा उन्हें अभी नहीं मिली। जितनी तकलीफ तुम्हें दी गई है, उसकी सजा मैं उन्हें दूंगा। मौत का दीदार कराऊंगा। वो दोनों मरना चाहेंगे, मगर उन्हें मौत नहीं मिलेगी। अगर उस वक्त सिया एकांश का चेहरा देख पाती तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती। ये कौन सी जगह है? थोड़ी देर बाद वह उससे अलग होकर आसपास देखने लगी। एकांश फिर से उसकी कलाई पकड़कर उसके जख्मों पर बैंडेज लगाने लगा और बोला, यह हमारा फ्लैट है, आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। वह उसे आंखें चौड़ी करके देखने लगी। लेकिन ट्रेनिंग? एकांश ने उसके गाल को छुआ। तुम्हें यहीं से रोज ट्रेनिंग पर जाना होगा। मैं भी अब यहीं रहने वाला हूँ। पास के हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। यह सुनकर वह खुश हो गई। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ,
एक छोटे से जवाब के साथ एकांश ने कॉटन में क्रीम ली और उसके चेहरे के नजदीक आया। उसने कॉटन से आहिस्ते आहिस्ते उसके होठों के जख्म पर क्रीम लगाई। दोनों की आंखें इस वक्त एक दूसरे के बेहद नजदीक थीं। यह पल सिया के लिए बहुत कीमती था। उसके दिल से दुआ निकलने लगी, काश यह लम्हा यूं ही थम जाए, एकांश उससे कभी दूर न जाए। वह उसकी आंखों में खोई रही। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसके रसीले होठों को देखकर एकांश के लब मचलने लगे। वह खुद को रोक नहीं पाया और आहिस्ते से उसके होठों को चूम लिया। सिया के होठों पर मुस्कान खिल गई। वह आहिस्ते से उसके सीने से लग गई और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्लीज मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बगैर यह दुनिया बहुत जालिम है। वह उसके सीने से लगकर बोली। उसके बालों में उंगली उलझाकर एकांश ने प्यार से कहा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। चलो अब कुछ खा लो। वह उससे अलग हुई और बोली, मुझे बाथरूम जाना है। एकांश ने उसे कमरे से अटैच बाथरूम में भेज दिया। जब थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो उसने देखा कि एकांश दोनों के लिए प्लेट लगाकर तैयार है। प्लेट में गर्मा गर्म खाना रखा हुआ था। इतनी जल्दी खाना कहाँ से आया? वह चौंक कर बोली। एकांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम बस आम खाओ, गुठलियां गिनने की जरूरत नहीं है। उसने उसके चेहरे पर उंगली फेरी तो सिया की आंखें बंद हो गईं। चलो मुंह खोलो। एकांश ने प्यार से एक निवाला उसके मुंह के आगे किया। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से खिलाने लगे। खाना खाने के बाद दोनों बेड पर आए। एकांश ने टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। बेड पर लेटी सिया कमरे को गौर से देख रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत था। जरूरत की हर चीज मौजूद थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई फ्लैट है, बल्कि किसी बड़े होटल का कमरा लग रहा था। एकांश उसकी बगल में आकर लेटा और उसे अपने करीब खींच लिया। वह चौंक कर उसे देखने लगी। उसने उसकी आंखों के नजदीक आते हुए कहा, अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो, आराम करो बस। फिर वह आहिस्ते आहिस्ते उसके अधरों के नजदीक आने लगा। सिया की बेचैनी बढ़ने लगी। एकदम से उसके दिमाग में कुछ बातें उठने लगी। उसे याद आया कि कंचन जी ने उसे सौगंध दी थी कि वह कभी भी आकाश के नजदीक नहीं जाएगी, वरना अपने पिताजी का मरा हुआ चेहरा देखेगी। एकांश के होंठ उसके लबों को छूने ही वाले थे कि वह एकदम झटके से उससे दूर हो गई और करवट बदलकर सो गई। उसके ऐसा करने से एकांश हैरान हुआ। वह उसकी ओर नजदीक गया और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब करना चाहा, तो सिया ने एकदम से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। उदासी के साथ बोली, प्लीज मेरे नजदीक मत आना, और दूसरी ओर मुंह करके सिसकने लगी। उसका यह व्यवहार एकांश की समझ से परे था। कुछ देर बाद सिया को एकांश का स्पर्श महसूस हुआ। वह कुछ बोलने को हुई, मगर देखा कि एकांश बहुत सावधानी से उसके पेट के जख्मों की जांच कर रहा है। फिर उसने कुछ ऑइंटमेंट उसके जख्मों पर लगा दी और चुपचाप अपनी जगह लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, मगर सिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एकांश के सो जाने के बाद वह उसके नजदीक गई। उसका दिल हुआ कि उसके सीने से लिपट कर सो जाए, मगर जैसे ही उसने उसके कंधे पर सिर रखा, उसके कानों में फिर से कंचन जी का स्वर गूंजने लगा। वह तड़प कर उससे दूर हो गई। उसने बस एकांश की हथेली पकड़ ली, उसे चूमकर अपने गाल से लगाई और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से बहे आंसू एकांश की हथेली पर टपक रहे थे, जिससे उसकी आंख खुल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसे याद आने लगा कि पहले जब वह एक हफ्ते के लिए उसके साथ था तो वह चुपके से खुद उसके करीब आ जाती थी, लेकिन आज सिर्फ उसकी हथेली पकड़कर इतना क्यों रो रही है। इसी सवाल के साथ सुबह हो गई। ट्रेनिंग का टाइम होने वाला था, इसलिए एकांश ने उसे जगाया। दोनों तैयार हुए। एकांश ने उसे ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दिया। वह सिया को फिर से हॉस्टल में छोड़ सकता था, लेकिन अब उसे वहां सिया का रहना सुरक्षित नहीं लगा। उसने सिया की जिम्मेदारी खुद ले ली और हॉस्टल के मैनेजमेंट को भी बता दिया कि वह अब से उसे अपने पास रखेगा। वह टाइम पर ट्रेनिंग लेने जाएगी और जो कुछ भी घटनाएं हुई उनके बारे में भी उन्हें बताया। हॉस्टल की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद सिया के गायब होने और उसके साथ जबरदस्ती की शिकायत मिलने के बाद मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गलती उन्हीं की थी। ट्रेनिंग प्लेस पहुंचकर उसकी मुलाकात अर्जुन और रिद्धि से हुई। दोनों उसका हालचाल पूछने लगे। मैं कल रात तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम वहां नहीं थी, कहाँ थी तुम? रिद्धि ने टेंशन में पूछा। हाँ, मैं भी सुबह मिलने आया था। मैनेजमेंट से पता चला कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। बस ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि किसने। और हाँ, स्वीटी को भी यहाँ से निकाल दिया गया है।
क्या हुआ था? उन दोनों के सवालों से सिया परेशान होने लगी। तभी वहां अनिरुद्ध आ गया। उसने सिया को गौर से देखा। उसके दोनों हाथों में बैंडेज लगी हुई थी। उसे देखकर उसने नरम होकर पूछा, क्या हुआ मैडम, कहाँ तोड़ फोड़ करने गई थी? रिद्धि ने आंखें दिखाकर कहा, यह सवाल करने का कौन सा तरीका हुआ? अनिरुद्ध नासमझ बनते हुए बोला, ऐसा भी मैंने क्या गलत कह दिया? मैं भी तो बस पूछ ही रहा था। बात और आगे बढ़ती उससे पहले ही एकांश वहां आ गया। उसने सिया की कलाई पकड़कर कहा, सिया तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। जब तक तुम्हारे ये जख्म भर नहीं जाते तुम्हें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इस पर रिद्धि खुश होकर बोली, ये तो अच्छा हुआ डॉक्टर सर, आपने बहुत अच्छा किया। सच में सिया को आराम की जरूरत है। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल सिया, तुम बस आराम करो। ट्रेनिंग में हम जो भी सीखेंगे नोट्स तैयार करके तुम्हें दे देंगे। वैसे भी अभी 1 हफ्ता सिर्फ रिवीजन रहेगा। फिर उसने एकांश की ओर देखा, सर आप अपने फ्लैट का एड्रेस दे दीजिए, हम आ सकते हैं ना? एकांश ने सिया को देखकर जवाब दिया, हाँ तुम दोनों आ सकते हो। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल जल गया। वह सबके बीच बोला, ठीक है मुझे कोई परमिशन मत दो, लेकिन मैं सिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं। उसे तो मैं ट्रेनिंग में देख लूंगा। और फिर जिस अंदाज में वह अकड़ कर गया और विलेन जैसा एटीट्यूड दिखाया, सब उसकी इस हरकत पर हंस पड़े। फिर सिया एकांश के साथ अकादमी से निकल गई। आज एकांश का एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट था और सिया बिल्कुल भी आराम करने के मूड में नहीं थी। इसलिए एकांश उसे अपने साथ ले गया। एकांश उसे डीन के रूम की ओर ले जा रहा था कि वह बोली, मैं डॉक्टर के बीच जाकर क्या करूंगी? मुझे वैसे भी डॉक्टर की बातें समझ में नहीं आती। एकांश ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्यों, मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें? सिया पलके झुकाकर बोली, आपकी बातें समझ में आती हैं, आप प्यार से बात करते हैं, लेकिन बाकी डॉक्टरों से मुझे डर लगता है। मुझे नहीं जाना। एकांश ने गौर किया कि वह सच में डरी हुई है, इसलिए उसने उसे अस्पताल के वेटिंग रूम में छोड़ दिया और कहा, यहाँ से कहीं मत जाना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। सिया अच्छे बच्चे की तरह वहीं बैठ गई, हिली डुली हुई। फिर एकांश डीन के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में प्रवेश करते ही डीएन जयदेव ने उसे देखकर खुश होकर कहा, वेलकम डॉक्टर एकांश नायक, नाइस टू मीट यू। सेम टू यू सर, एकांश ने उनसे हाथ मिलाकर उनके सामने बैठते हुए उत्तर दिया। मिस्टर एकांश, मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ रहा था। मुझे खुशी है कि आप जैसे डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद शायद ही कोई हॉस्पिटल होगा जो आपको अपनी टीम में नहीं रखना चाहेगा। जयदेव मुस्कुराकर बोले, तो यहाँ मैं अपनी सीट कंफर्म समझूं सर? एकांश ने सवाल किया। जयदेव हंसने लगे, बिल्कुल आपकी सीट कंफर्म है मिस्टर। आप जैसे डॉक्टर को कौन ना चाहेगा। जहाँ पहले आप ड्यूटी करते थे वहाँ के सीनियर ने कहा कि आपके हाथों में तो जादू है। कॉम्प्लिकेटेड केस भी आप आसानी से हैंडल कर लेते हैं। एक अस्पताल को ऐसे ही डॉक्टर चाहिए, जयदेव ने गर्व से कहा। मिस्टर नायक, आपने इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है कि आप बहुत जल्द ट्रेनर बन सकते हैं। एकांश ने नम्रता से कहा, नहीं सर, मुझे एक नॉर्मल डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। और पर्सनली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो भी रिपोर्ट है उनके बारे में किसी और को पता ना चले। मैं एक नॉर्मल डॉक्टर बनकर रहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जयदेव मुस्कुराकर बोले। फिर कुछ और बातें हुई और एकांश मुस्कुराता हुआ उनके केबिन से बाहर निकला। जब वह वेटिंग रूम में पहुंचा तो देखा सिया वहां नहीं थी। उसकी धड़कनें थम सी गईं। मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था, वह कहाँ जा सकती है? वह बेचैनी से चारों ओर ढूंढने लगा। कॉरिडोर से उसे सिया की हल्की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और वह मुड़कर पीछे देखा। वहां सिया एक छोटे बच्चे को प्यार से चुप करा रही थी। अरे प्यारा बच्चा, ऐसे नहीं, तुम तो प्यारे प्यारे बच्चे हो ना। चुप हो जाओ प्लीज, मम्मी को परेशान मत करो, वह बच्चे को दुलारते हुए कह रही थी। एकांश के चेहरे पर सवाल उठ गए। वह उसके पास गया। सिया के प्यार से दुलारने पर बच्चा भी चुपचाप उसके चेहरे को निहार रहा था। सिया बच्चे से प्यार से बातें कर रही थी और बच्चा ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे उसकी सारी बातें समझ रहा हो। तभी एक औरत उनके पास आई और बोली, थैंक यू सो मच सिया, तुमने हेल्प की, वरना ये बदमाश मुझे परेशान ही कर देता। वह औरत सिया को कृतज्ञता भरी नजरों से देखकर अपने बच्चे को ले गई। सिया का ध्यान पूरी तरह बच्चे पर था। वह उसके नन्हे नन्हे गालों को खींचकर बोली, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। प्यारे बच्चे अक्सर शैतान भी होते हैं, है ना बेबी? बच्चा मुस्कुराया और अपने नन्हे दांत दिखा दिए। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, तुम्हारी तारीफ से खुश हो रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, जिंदगी ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। वह औरत विदा लेकर चली गई। बच्चा सिया को निहारता रहा।
उसने हाथ हिलाकर कहा, बाय बाय मम्मी, मुझे परेशान मत करना। जो ही वह औरत रिसेप्शन से बाहर गई, सिया ने वेटिंग रूम की ओर मुड़कर देखा और वहां कुछ कदमों की दूरी पर एकांश हाथ बांधे गुस्से और नाराजगी से उसे घूर रहा था। सिया घबराकर धीरे से उसके पास गई। एकांश ने कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, बाहर मत जाना। सिया मासूम चेहरा बनाकर बोली, मैं बाहर नहीं गई थी, पर वह बच्चा अपनी मम्मी को परेशान कर रहा था। उसकी मम्मी को इंजेक्शन लगवाना था और किसी ने बच्चे को संभालने में मदद नहीं की। उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैंने कर दी। घबराहट में हर शब्द को खींचते हुए कहा। एकांश उसके पास आया तो वह डरकर पीछे हो गई। सॉरी, अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, उसने कान पकड़कर कहा। एकांश हंस पड़ा और बोला, चलो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उसकी कलाई पकड़कर आगे चल दिया। अब सिया का मन शांत हुआ। दूसरी तरफ नमन के पिता बौखलाए हुए थे। मैं कुछ नहीं जानता कमिश्नर, जमीन आसमान एक कर दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ऐसे कैसे हुआ, पता करो। वे चीख रहे थे। कमिश्नर ने कहा, सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मिस्टर रुस्तम से बात कर लीजिए, वह एसीपी हैं। आपके बेटे को जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिर साहब ने नंबर देकर एसीपी रुस्तम को कॉल किया। हेलो एसीपी, मेरा बेटा कल से गायब है, पता लगाओ। ध्यान रहे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। एसीपी ने कहा, ठीक है साहब, थोड़ा वक्त दीजिए, देखता हूँ वह कहाँ है। वैसे आपने पता तो किया है ना, कहीं वह अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां तो नहीं कर रहा है या किसी बार में गिरा पड़ा हो। मंत्री गुस्से में बोले, ये सब तुम्हारा काम है, पता लगाओ और ध्यान रहे, अगर उसके हाथों से कोई बड़ा कांड हो गया हो तो उसे संभालना तुम्हारा काम है। मेरी साख दागदार नहीं होनी चाहिए। रुस्तम ठाका लगाकर बोला, ठीक है साहब, लेकिन यह रुस्तम मुफ्त में कोई काम नहीं करता। काम बड़ा करवाओगे तो कीमत भी बड़ी देनी पड़ेगी। मंत्री ने गुरूर भरे लहजे में कहा, कम करो, मेरी बात मानो, कीमत वक्त से पहले मिल जाएगी। रुस्तम शैतानी हंसी के साथ बोला, साहब, मैं वह नहीं जो आपकी धमकियों से डर जाऊं। अगर आप मुझे बर्बाद करने की ताकत रखते हो तो मैं भी 1 मिनट में दुनिया के सामने आपको बेनकाब कर दूंगा। यह सुनकर मंत्री साहब सन्नाटे में डूब गए। एकांत सिया को अपने साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया। दोनों लंच के लिए वहां बैठे। सिया इतनी बड़ी जगह में पहली बार आई थी। रेस्टोरेंट की रौनक देखकर उसकी आंखें चमक उठी। दोनों के बैठते ही वेटर मेनू लेकर उसके सामने आया। एकांश ने मेनू सिया के हाथ में थमा दिया और कहा, ऑर्डर करो, क्या खाओगी। सिया उसे और मेनू को आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करे। फिर सामने वेटर को देखकर उसने खुद को संभाला और मेनू देखने लगी। मेन्यू में लिखी हुई डिशेस तो उसे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन उनके रेट पढ़कर उसका गला सूखने लगा। वह बहुत देर तक मेनू को बस घूरती रही। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या ऑर्डर करे। उसकी कंफ्यूजन देखकर एकांश ने उसके हाथ से मेन्यू लिया और कुछ चीजें ऑर्डर कर दी। वेटर के जाते ही सिया दबी हुई आवाज में घबराकर बोली, इतना कुछ ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी। पता है यहाँ की हर चीज कितनी महंगी है। आपने जो ऑर्डर किया है ना, उससे तो मेरी 1 महीने की शॉपिंग हो जाएगी। सिया की बात सुनकर एकांश को हंसी आ गई। वह उसे आंखें दिखाते हुए बोली, हंसो मत, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से कुछ भी खाने की। चलो हम कहीं और चलते हैं। पैसे की बारिश हमारे पास थोड़ी ना हो रही है जो इतना खर्च करेंगे। पहले ही आप हमारे लिए बहुत खर्च कर चुके हैं, अब और नहीं, बहुत हो गया। मैं खड़ी होने लगी, मगर एकांश ने मुस्कुराते उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी गोद में खींचकर बिठा लिया। ये क्या कर रही हो। सिया घबरा गई। एकांश उसके चेहरे के नजदीक आकर बोला, तुम कोई सस्ती चीज थोड़ी ना हो जिसे मैं सस्ती जगह लेकर जाऊं। तुम बहुत कीमती हो, इसलिए तुम्हें अच्छी जगह लेकर आया हूँ। फिर वह धीरे धीरे उसके चेहरे के नजदीक आने लगा। सिया की सांसें रुकने लगी। तभी उसने सामने से वेटर को आते देखा। वह झटके से उससे दूर हुई और अपनी जगह पर बैठ गई। शर्म और घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वह मन में बोली, आज इनको क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वेटर चुपचाप आया और ऑर्डर का सामान रखकर चला गया। एकांश मुस्कुराकर बोला, अब घबराना बंद करो, चलो खाते हैं। वह अपनी चेयर खींचकर सिया के नजदीक बैठ गया। उसने उसके लिए वेजिटेबल सूप ऑर्डर किया था। 1 चम्मच सूप उसने उसकी ओर बढ़ाया। सिया ने उसके हाथों से सूप तो पूरा पी लिया, लेकिन जब एकांश ने उसे सलाद खाने के लिए कहा तो वह अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद है, वह नाक सिकोड़ते हुए बोली। वह प्यार से बोला, लेकिन यह तो तुम्हें खाना होगा, खा लो, वरना सोच लो, बदले में और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। अगर पूरा सलाद खत्म किया
तो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम साथ में खाएंगे। यह सुनकर वह खुश हो गई। सच में? हाँ, ओके, मैं ख़त्म करती हूँ। उसके सलाद ख़त्म करते तक एकांश ने भी अपना सिंपल खाना ख़त्म कर लिया। दोनों काउंटर की ओर जाने लगे। पास में ही आइसक्रीम स्टोर नज़र आया। तुम जाकर आइसक्रीम ऑर्डर करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। वह ओके बोलकर चली गई। एकांश ने बिल पे किया। अमाउंट देखकर मुस्कुराया। अगर सिया इस बिल का अमाउंट देख लेती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने मन ही मन सोचा। जब वह आइसक्रीम स्टोर के पास पहुंचा तो सिया को देखकर चौंक गया। वह आइसक्रीम लेकर खाना भी शुरू कर चुकी थी। छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम उसके होंठों के इर्द गिर्द लगी हुई थी। एकांश ने नाराजगी से कहा, तुमने अकेले शुरू कर दिया। वह बेबी फेस बनाकर बोली, सॉरी, यह मेरा फेवरेट है और इसे लेकर मैं रुक नहीं सकती। उसकी शक्ल इतनी मासूम थी कि एकांश के दिल में उसके लिए प्यार का झरना फूट पड़ा। दिल हुआ कि उसके चॉकलेट से सने होठों को चूम ले। तभी उसने देखा काउंटर पर खड़ा लड़का सिया को अजीब नजरों से देख रहा था। एकांश की आंखें दिखाने पर उसने अपनी नजरें झुका ली। एकांश ने अपनी और सिया की आइसक्रीम ली और उसे लेकर बाहर निकल गया। वह अभी भी आइसक्रीम खाने में बिजी थी। रेस्टोरेंट से पूरी तरह बाहर जाने से पहले वह उसे बाथरूम के पास लेकर गया और अपने रुमाल से उसके होंठों के आसपास साफ कर दिया। सिया बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देख रही थी। फिर वह उसे अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला और दोनों फुर्सतगंज के फेमस पार्क में पहुंचे। आज सिया को उसके साथ घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। पार्क में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। सूरज डूबने लगा था। चारों तरफ उसकी हल्की रोशनी फैली थी, बेहद शांत और सुकूनदायक। अब एकांश ने उसे उसका फेवरेट आइसक्रीम दिया और अपना वाला भी खोला। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। फिर आइसक्रीम खाते हुए एकदम से एकांश ने सिया की आइसक्रीम में से एक बाइट ले ली। वह रोनी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी आइसक्रीम उसे ऑफर की। वह मुस्कुराते हुए जैसे ही आइसक्रीम को होठों से लगाने वाली थी, एकांश ने आइसक्रीम को पीछे खींच लिया और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। सिया एकदम शॉक्ड आंखों से उसे देखती रह गई। एकांश बड़े प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। आइसक्रीम का टेस्ट अब और मीठा लगने लगा था। सिया को भी ये अच्छा लगा, लेकिन हमेशा की तरह फिर से कंचन जी की सौगंध उसके कानों में गूंजी। उसने एकांश से दूर होने की कोशिश की, पर एकांश ने उसके गले में हाथ लगाकर उसे मजबूती से अपने करीब कर लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दिल ना भर गया। जब उसने छोड़ा, सिया बेकाबू होकर सांस लेने लगी। उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एकांश ने उसे अपनी आइसक्रीम पकड़ा दी। वह दूसरी ओर मुंह करके शर्माती हुई फिर से आइसक्रीम खाने में मगन हो गई। एकांश उसके होठों पर जमी मिठास को याद करते हुए मुस्कुराने लगा। वह दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। आस पास बस दो चार लोग ही थे। काफी देर बाद सिया ने कहा, वो बच्चा कितना प्यारा था। एकांश ने उसकी आंखों में प्यारी सी चमक देखी। वह उत्सुक होकर उसे देखने लगा। फिर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? बस तुम्हें एक साल वेट करना होगा। तुम पायलट बन जाओ, तुम्हारे अंदरूनी जख्म भर जाएं, फिर हमारे पास भी अपना बच्चा होगा। यह सुनकर सिया की नजरें झुक गईं, लेकिन उसी पल एक पुराना जख्म फिर से जिंदा हो गया। धीरे से बोली, शायद मुझे माँ बनने का हक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक बच्चे की जान ली है। यह कहकर वह उससे अलग हुई और दूसरी ओर मुंह करके रोने लगी। एकांश उसके नजदीक आया और उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। तुमने किसी की जान नहीं ली सिया, बस एक गुनाह की परछाई को खत्म किया है। वह टपकते हुए आंसुओं के साथ उसकी आंखों में देखने लगी। एकांश उसकी आंखों के और नजदीक आया। सिया, हम उसे बच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो वह सांस ले रहा था, ना उसे जिंदगी मिली थी। वह तो बस तुम्हारा ही खून था, तुम्हारे दर्द को एक रूप दे रहा था। एकांश ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मैं एक डॉक्टर होते हुए भी ये कहूंगा कि अच्छा किया तुमने जो उसे खत्म कर दिया, वरना आज जो तुम्हारे होठों पर मुस्कान है वो शायद कभी नहीं होती। अगर वो बच्चा आज भी तुम्हारी कोख में पल रहा होता तो तुम कभी खुश नहीं रह पाती। हर पल वो दर्दनाक रात तुम्हारी आंखों के सामने होती, जिसे तुम हर सांस के साथ महसूस करती। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, जानता हूँ तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, वो गलत था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो वक्त तुम्हारे लिए कैसा रहा होगा। उसने आहिस्ता से सिया को अपने सीने से लगा लिया। तुमने किसी की जान नहीं ली सिया, वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर वो तुम्हारे पास होता
तो ना तुम सुकून से जी पाती, न उसे ममता दे पाती। वो हमेशा एक जख्म बनकर तुम्हारे साथ रहता, एक काली रात की निशानी। एकांश ने सिया का चेहरा ऊपर किया। भूल जाओ उन बातों को जो तुम्हारा बीता हुआ कल था, एक दर्दनाक याद। उसे अपने दिल दिमाग में जिंदा रखकर आगे नहीं बढ़ पाओगी। आगे मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे जख्म भूल जाओगी। फिर हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ एकांश ने उसके होंठों को चूम लिया। यकीन रखो मुझ पर, एक दिन तुम्हारे आंचल में इतने सारे फूल खिलेंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगी। उसकी आंखों की कशिश देखकर सिया की नजरें झुक गईं। एकांश ने उसकी हथेली थाम ली, उंगलियों को उलझाते हुए उसकी आंखों में झांका। थोड़ा इंतजार है बस, फिर हमारे प्यार से, हमारे मिलन से हम अपनी जिंदगी खुद खूबसूरत बनाएंगे। हमारा प्यार जब आकार लेगा तब तुम हर पल उसे सुकून से महसूस करना, उसकी हर सांस को, उसके हर एहसास को जीना। एकांश के हर शब्द सिया के बंजारे दिल पर बर्फ बनकर बरस रहे थे। उनमें ख्वाबों के नए अंकुरण उसे महसूस होने लगे। उसे अभी से ही अपने अंदर एक मीठी सी गुदगुदी, मासूम सी हलचल महसूस होने लगी। धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा होने लगा। पार्क के चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। वह अब भी एकांश के सीने से लगी उसकी हथेली में अपनी उंगलियां उलझाए बैठी रही। उसे आज की शाम बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिंदगी में पहली बार इतना सुकून, इतना अपनापन उसने महसूस किया था। लेकिन दबे पांव एक दर्द उसके दिल को घेरने लगा। कंचन जी की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। तुझे क्या लगता है वो प्यार करता है तुझसे? तू जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा? वो तो बस तरस खा रहा है तुझ पर, मेहरबानी कर रहा है, प्यार नहीं। यह शब्द तीर की तरह उसके सीने में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह एकांत से अलग हुई और उठकर खड़ी हो गई। एकांत ने उसे देखा। क्या हुआ? वह बोली, अब हमें चलना चाहिए, बाहर ठंड लग रही है। वह खुद को गले लगाते हुए कांप रही थी। एकांत ने आसपास देखा। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर इतनी नहीं कि रहना मुश्किल हो जाए। वह नरम आवाज में बोला, थोड़ी देर और बैठते हैं ना, फिर चलेंगे। सिया ने उसकी बात काट दी। नहीं, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना, प्लीज चलो ना। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही वह आगे बढ़ गई। एकांश अपनी जगह से उठा और उसके पीछे आया। साथ चलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ सिया? मैं देख रहा हूँ तुम बदली बदली सी हो। रात को भी जब तुम्हारे नजदीक आया था तो तुम दूर चली गई। अभी भी जब मैंने तुम्हें किस किया तुमने खुद को दूर कर दिया। क्या बात है? क्या मेरा स्पर्श तुम्हें अच्छा नहीं लगता? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेज कदमों से आगे बढ़ती रही। दोनों पार्क के बाहर निकलने लगे। एकाश कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर सिया नजरें चुरा रही थी। फिर भी उसने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। जवाब दो सिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्यों भाग रही हो मुझसे? क्यों दूर जा रही हो? सिया घबरा गई। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। एकाश कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उनके आगे एक ऑटो आकर रुका। सर, आपको कहीं जाना है? छोड़ दूं? ऑटो वाले ने झांक कर पूछा। हाँ जाना है। अरविंद कॉलोनी चलोगे? एकांश ने पूछा। ड्राइवर बोला, हाँ साहब चलूंगा जरूर, बैठिए। एकांश ने सिया की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ ऑटो में बिठा लिया। सिया अभी उसे नजरें मिलाने से बच रही थी। दोनों के बीच खामोशी देखकर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आपको पहली बार यहाँ देखा, नए हो क्या? एकांश का ध्यान उसकी ओर गया। हाँ, मेरी वाइफ ट्रेनिंग ले रही है तो मैं साथ में आया हूँ। यह सुनकर ड्राइवर खुश हो गया। अरे वाह साहब, गजब की बात है। मेरी पत्नी भी कलेक्टर बनने का ख्वाब देख रही है। 3 महीने हुए हैं हमारी शादी को, मगर मैं बेचारा बरामदे में सोता हूँ। बोलती है जब तक कलेक्टर नहीं बनूंगी बच्चों के बारे में सोचना भी मत। मैं हंस पड़ा, फिर बोला, बुरा मत मानना साहब, मगर भाभी जी का भी यही ख्याल होगा शायद। ड्राइवर की बात सुनकर सिया की नजरें एकांश की ओर उठी। उसकी आंखों में जो रुके हुए आंसू थे वह बहने लगे। वह कुछ कहती उससे पहले ही ड्राइवर फिर बोल पड़ा, मैडम जी ट्रेनिंग ले रही हैं तो आप क्या करते हैं साहब? कोई नौकरी कर रहे होंगे ना? एकांश ने जवाब दिया, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। गौरव प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशल सर्जन के रूप में मेरी ड्यूटी फाइनल हुई है। ये सुनकर ड्राइवर और चहक उठा। अरे वाह साहब, मतलब आपको रोज ट्रेवल करना पड़ता होगा, क्योंकि अरविंद कॉलोनी से गौरव हॉस्पिटल तो करीब 25 किलोमीटर दूर है। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो सर एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मेरा नंबर ले लीजिए, कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ पैसेंजर बहुत कम है, सब तो कैब में चले जाते हैं।
हमें कौन पूछता है। एकाश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, अपना नंबर दे दो, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। ऐसी बातें करते करते ऑटो वाले ने उन्हें उनके फ्लैट तक छोड़ दिया। सिया चुपचाप बाथरूम में चली गई। एकाश वही खड़ा सोचता रह गया, अचानक ये इतना बदल क्यों गई।